So hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking Class 12th और BSc Chem। खैर आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे जेई मेंस का पेपर। इससे पहले भी जेई मेंस का पेपर था लेकिन वो शिफ्ट 1 का था। इसका मतलब आज हम लोग शिफ्ट 2 का देख रहे हैं और ये पेपर 24 जैन 2023 को हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस और उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्योंकि मान लेते हैं जो बच्चा प्रैक्टिस पेपर की तरह उसको देख रहा है उसके लिए हर एक क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट जानना उसको बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ आंसर देख रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए। इसीलिए आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद आंसर जाना चाहिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। और 1 घंटे का पेपर है, आप लोग पूरे साल मेहनत करते हो, 1.5 घंटे का पेपर देखने में क्या जाता है? आप लोग की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग कंप्लीट तैयारी भी तो हो जाएगी, आप लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप लोग को लगेगा हाँ आप लोग ने लास्ट ईयर पेपर्स भी लगाए, तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो होगा वो ऑल सेल्फ स्टीम होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन से स्टार्ट करें और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए। पहले यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के, फिर हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो परमानेंट एमसीक्यूज के ही फॉर्म में चलेंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हमें आंसर लिखना होगा, मार्क नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है यानी टाइप करना है। स्टार्ट करें और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेक्शन ए से अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M+ से M में जा रहा है फॉर एल्कली मेटल आयन सोडियम, रुबिडियम और लिथियम। अच्छा ठीक है, यहाँ से इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर हम लोग यहाँ से इसका मतलब ध्यान दें कि यहाँ से M+ से वो किस में जा रहा है? M+ से वो जा रहा है M इलेक्ट्रॉन। किस में जा रहा है? M+ से M इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन करने की टेंडेंसी को ही हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। पोटेंशियल यानी वोल्ट में दिया हुआ, स्टैंडर्ड यानी यहाँ पे जो कंडीशन है वो E0 लगी हुई है। कैसी कंडीशन लगी हुई? E0। E0 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? E0 का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि वो एट STP कंडीशन पे है। अच्छा इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और तुम ध्यान से समझना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, अगर बहुत ज्यादा माइनस में है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता। इसका मतलब उसको रिडक्शन बहुत कम आया है, उसको सबसे ज्यादा आया है ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद प्लस वाले। ठीक है, अब यहां से देखना जो SRP E0 है, मेजर द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीशीज टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब जो SRP है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और वो रिड्यूस्ड होना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है, लिथियम की जो वैल्यू है बच्चों वो है हमारे पास -3.04। इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। इसका मतलब इसको रिडक्शन आए नहीं, रिडक्शन जाना ही नहीं चाहता। इसका मतलब कि किस में जाना चाहेगा? ऑक्सीडेशन में। सबसे कम किसकी होती है? लिथियम की। फिर कितनी होती है? रुबिडियम की। रुबिडियम की कितनी होती है? -2.93। फिर उसके बाद किसकी होती है? सोडियम की, वो होती है 2.73 माइनस की। इसका मतलब ये सभी रेड्यूस्ड नहीं होना चाहते। लेकिन अगर हम बात करें इनके ऑर्डर में, इनके ग्रुप में बात करें तो कौन हो पाएगा? पहले सोडियम, फिर कौन हो पाएगा? रुबिडियम, फिर कौन हो पाएगा? लिथियम। लिथियम एक तरह से होना ही नहीं चाहता। इसका मतलब फॉर एल्कली मेटल्स द रिडक्शन कैसे हो रहा है? यहां से हो रहा है। मेटल एक्वस से वो जा रहा है मेटल सॉलिड में, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके जा रहा है। यहाँ पे आगे हम लोग ध्यान दें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने यहाँ पे सभी का लिख दिया है, तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे हो रहा है। सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेटल है, मेटल का हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो, क्योंकि मेटल हमेशा ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, वो लूज क्यों करना चाहेगा? तो इसीलिए जो SRP E0 इन वोल्ट है वो है हमारे पास क्या कहते हैं -3.04, जो कि किसका है? लिथियम। और सबसे कम हमारे पास किसका है? सीजियम का 2.92। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिथियम एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव SRP विच मीन्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा माइनस में। एंड अदर एल्कली मेटल्स, ठीक है, अमंग द एल्कली मेटल्स इट लीस्ट प्रेफर टू गेट रिड्यूस्ड। यहाँ से लीस्ट टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा माइनस में है, तो इसीलिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह चलता है? इस तरह चलता है। तो सोडियम पहले था, फिर रुबिडियम है, फिर लिथियम। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे पास करेक्ट है। इतनी बात क्लियर। और चलो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है हमारे पास। स्टेटमेंट नंबर 2 में हमारे पास कह रहा है कि CI मतलब CSI, CS यानी सीजियम, I- यानी आयोडाइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब है कि मतलब वाटर में अच्छे से घुल जा रहा है।
मतलब मेरे पास ये पानी है, मैंने इसमें क्या डाला, CSI मैंने डिसॉल्व किया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, उसने अपने आयंस को क्या किया, कंप्लीटली यहाँ पे डिसोशिएट कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, CS और I माइनस का साइज तो बहुत ज्यादा है। अगर मान लेते हैं कि मैंने इसमें कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल मैंने लाके डाल दिया, अब वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, उसी की जगह मैंने क्या किया, इतने छोटे 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 मैंने मॉलिक्यूल्स लाके डाल दिए, वो फटाक से कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। इसका मतलब जिनका साइज ज्यादा होगा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों पानी में घुलने की टेंडेंसी, कि पानी में वो कितने अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है। अगर पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन की टेंडेंसी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो CS है उसका हाई साइज होने की मदद से वो उतना अच्छा कंप्लीटली हाइड्रेशन एनर्जी शो नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टू मेन अपोजिंग एनर्जी टर्म्स में। पहली है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, दूसरी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एंथैल्पी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी का टर्म आ गया वहां पे लैटिस एनर्जी का कोई भी मेन रोल नहीं रहता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। इस बात का ध्यान रखना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक सॉलिड, मतलब मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, ये सॉलिड मेटल है, मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री कराना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मुझे फ्री कराना है। फ्री कराने पे मेरे पास मान लेते हैं Na+ बन गया। ये जो Na+ है ये लैटिस से मतलब एनर्जी दिया, सॉलिड से आयन फ्री हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। वहां से क्या हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी मैंने दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक सॉलिड इनटू फ्री आयंस। तो हायर लैटिस एनर्जी, लोअर सॉल्युबिलिटी। अब बताओ, मैंने बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं सॉलिड में से टूट रहा है तो आयन नहीं बन रहा है, तो आयन वाटर में जाके डिसॉल्व कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हायर लैटिस एनर्जी, लोअर सॉल्युबिलिटी। और लैटिस एनर्जी को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सीजियम साइज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो आयंस में टूट, लेकिन उसके बड़े बड़े आयंस होने की मदद से वो हाइड्रेशन एनर्जी शो बहुत ही कम कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे लैटिस एंथैल्पी हट जाएगी। तो यहां पे ध्यान दो, हाइड्रेशन एनर्जी व्हेन रिलीज फ्री आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, हायर हाइड्रेशन एनर्जी, हायर सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे हायर हाइड्रेशन एनर्जी है और लोअर सॉल्युबिलिटी है। कुछ समझ आया पक्का। तो इसीलिए सीजियम जो है एक बहुत ही लार्ज वेरी कटायन है, I- एक वेरी लार्ज एनायन है, सो हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लो, बैड फॉर सॉल्युबिलिटी है। सो लार्ज आयंस आर लेस हाइड्रेटेड हैं, सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अट्रैक्ट सराउंडेड देम। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को इतनी बात समझनी चाहिए कि जहां पे लार्ज साइज आ जाएंगे वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे हमारे पास लोअर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। पक्का अच्छे समझ आया, पक्का बहुत अच्छे से, पक्का ना, ठीक है। यहां से तुम लोग एक और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। जो हमारे पास आयनिक नेचर होता है वो वाटर में कंप्लीटली उनका अल्फा परसेंट क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, 100% हो जाता है। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। और यहाँ पे फजान रूल से तुम कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लार्ज कैटायन भी है और लार्ज एनायन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बन रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। चाहो तो तुम फजान रूल से भी देख सकते हो। समझ आया सभी को। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखें और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि वो कैसे करेंगे हम लोग, और जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर सी पार्ट में क्या कह रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। अच्छा, अब यहां से एक और टर्म तुम लोग को पता होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यहां से हाईली स्टेबल टू हीट की बात कर रहा है, इसका मतलब वो डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है। अगर वो लेस स्टेबल है इसीलिए अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसे अभी हम लोग लेस स्टेबल हैं और बाकी बहुत सारे लोग लेस स्टेबल हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपनी सोच के हिसाब से और भी ज्यादा वो स्टेबल बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी उस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट अगर हाईली स्टेबल है तो वो हीट करने पे डिकम्पोज होगा ही नहीं। भाई अगर मैं हाईली स्टेबल हो गया हूं तो मैं मतलब मेरी सोच के हिसाब से अगर मैं हाईली स्टेबल हो चुका हूं या तुम अपनी सोच के हिसाब से हाईली स्टेबल हो गए तो अब तुम वहीं पे रुकना चाहोगे और बाकी अपनी जिंदगी को आराम से जीना चाहोगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अब जो कंपाउंड हाईली स्टेबल है तो वो आगे फर्दर क्यों डिकम्पोज होगा, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट जो है वो लेस स्टेबल टू हीट है।
आगे जाकर के वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाकी के अदर जो एल्कली कार्बोनेट्स हैं, बाकी के अदर जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम कार्बोनेट है, वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वो क्या है, हाईली स्टेबल टू हीट है। कुछ समझ आया? अब यहां पे आओ, देखो मैं एकदम सिंपल टर्म में तुम लोग को बता रहा हूं ताकि क्लियरिटी भी बढ़े। अ थर्मली स्टेबल कंपाउंड स्टे अनचेंज्ड इवन ऑन हीटिंग। जो थर्मली स्टेबल जो कंपाउंड होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं किसमें, हीटिंग में, ठीक। अ लेस स्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन व्हेन हीटेड। मतलब जो लेस स्टेबल जो हीट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और टूट जाते हैं किसमें, व्हेन हीट करने पे। जो मेटल कार्बोनेट है उसको मैंने हीट किया, वो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब ऊपर से नीचे आते वक्त जो डाउन द ग्रुप है वो यहां से जो इसके जो यहाँ से सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो एल्कली मेटल्स का है वो बढ़ जाता है। मतलब कहने का सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सीजियम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, मेरे पास लिथियम का। इसीलिए लिथियम क्या है, वो लेस स्टेबल टू हीट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट इज द लेस स्टेबल टू हीट, नॉट टाइटली या फिर नॉट हाईली स्टेबल। परफेक्ट, अच्छे से समझ आए। अब इसको तुम एक फजान रूल से भी देख सकते हो। फजान रूल से क्या मतलब है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ। फजान रूल तो जैसे तुम लोग को शायद कुछ पता हो कि हमारे पास स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्जर एनायन हो जाना चाहिए, तो वहां पे ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग को मिलता है। मतलब स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, लिथियम भाई साहब हमारे पास स्मॉलर कैटायन है, और लार्जर कैटायन हमारे लार्जर एनायन हमारे पास क्या है, कार्बोनेट है, ठीक। तो यहां से क्या होगा, लिथियम एक स्मॉल है, हाईली चार्ज कैटायन है, हाईली पीपी यानी पोलराइजिंग पावर। मतलब कहने का स्मॉल कैटायन वो एनायन को अपनी तरफ पोलराइज कर देता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो थोड़ा सा डी फॉर्म कर देता है, थोड़ा सा क्लाउड स्ट्रक्चर उसकी तरफ खींच लेता है, ठीक। उसी को बोल रहे हैं हाईली पोलराइजिंग पावर। तो जो CO2 है एक लार्ज है और हाईली पोलराइजेबल आयन है, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, दिस लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द एनायन क्लाउड एंड दस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। और अगर एक बार कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हीट करने पे उसका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत इजी है देन आयनिक सॉलिड्स के फॉर्म में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जल्दी टूट जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बहुत ही कम टूटते हैं सॉलिड फॉर्म में। सो लिथियम कार्बोनेट मोर कोवेलेंट इज थर्मली स्टेबल। अच्छे समझ आया? पक्का इस थर्मली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा क्योंकि जल्दी टूट जाता है। पक्का अच्छे समझ आए? कोई भी डाउट नहीं था, इजी था, लेकिन बस खाली थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर डी देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इसके पार्ट नंबर डी में कह रहा है कि पोटेशियम डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। हाँ सही बात है भाई, तुम सुनो कैसे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अच्छा लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और या फिर लिक्विड अमोनिया या फिर सॉल्यूशन अमोनिया। देखो लिक्विड अमोनिया और सॉल्यूशन अमोनिया दोनों अलग है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशन अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एक है। पहले सॉल्यूशन या फिर लिक्विड अमोनिया ये एक है, लेकिन लिक्विड अमोनिया अलग है। तो ध्यान रखना, इससे मैच मत करना। अब यहां पे कह रहा है कि हमारे पास देखो कैसे, मैं यहां पे बताता हूं कि हमारे, चलो अच्छा यही बता देते हैं कि हमारे पास जो पोटेशियम है मैंने उसको डिसॉल्व किया लिक्विड अमोनिया में, मेटालिक K जो है वो डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, तो K प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक और डीप ब्लू सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कलर शो कर रहा है। दिस प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन शोज पैरामैग्नेटिक एंड डीप ब्लू सॉल्यूशन कलर। लेकिन अब इसी को अगर मैं एक्सिस में लेके चला जाऊंगा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, तो यही जो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता जाएगा और उसका कलर ब्लू से वो कहां पे चला जाएगा, ब्रॉन्ज में होता चला जाएगा। ब्लू से कहां पे चला जाएगा, बी से ब्लू, बी से ब्रॉन्ज, उसमें चेंज होता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर? पक्का। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो पोटेशियम ने क्या किया, K प्लस और एक X इलेक्ट्रॉन निकाला, इसी को मैं X मान लेता हूं, इसी को मैं Y मान लेता हूं। यही तो अमोनिया के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए K प्लस है जो उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वही जो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन दिखा रहे हैं वही मेरे पास एक X यानी K प्लस जो है किसके साथ जा रहा है, इसके साथ, जो कि X है।
वही मेरे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो किसके साथ जा रहा है, अमोनिया और Y माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसके साथ जा रहा है। दिस प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप ब्लू सॉल्यूशन, इसी इलेक्ट्रॉन की मदद से वो डीप ब्लू सॉल्यूशन शो कर रहा है। मतलब तुम ऐसे समझो कि मेरे पास इसके अंदर ये अमोनिया का सॉल्यूशन है, मैंने इसमें एक पोटेशियम मेटल डिसॉल्व किया, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होने लगा, यहाँ से वो सॉल्यूशन ब्लू कलर होने लगा। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सिस में कर दिया अमोनिया को, तो वो कलर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वो ब्रॉन्ज में कन्वर्ट होने लगेगा। अब अच्छे से समझ आए, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ई ऑप्शन पे आ सकते हैं, और चलो आओ देखते हैं वो भी जल्दी से। अब यहां पे कह रहा है ऑल एल्कली मेटल्स आर आयनिक सॉलिड्स। जाहिर सी बात होगी है यार, यहाँ पे भाई एक बात बताओ, तुमको मैंने फजान रूल पढ़ाया हुआ है, फजान रूल तुमने मेरी वीडियो से बहुत बार पढ़ा हुआ है। फजान रूल क्या होता है, फजान रूल हमारे पास यही होता है ना, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन। यहाँ पे क्या है, एल्कली मेटल की बात करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अरे रुबीडियम और सीजियम, ऊपर से नीचे आते वो साइज बढ़ता जा रहा है, यानी पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, मेटल्स हैं पॉजिटिव बढ़ेगा। और हाइड्राइड में तो हाइड्राइड में तो H माइनस है, और यहाँ पे तो माइनस का चार्ज छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर कम हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयनिक सॉलिड सारे एल्कली मेटल्स हैं, और यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से यहां पे सभी क्या है, आयनिक सॉलिड्स। पक्का अच्छे समझ आए, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन असर्शन एंड अदर इज रीजन। ठीक है, असर्शन हम लोग को दे रखा हुआ है, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू द अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, यहाँ पे बेरिलियम की बात कर रहा है, बेरिलियम जो है उसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। तुमको पता है लिथियम की कितनी होती है, लिथियम की हमारे पास होती है माइनस का 3.04, ठीक है, यानी और एल्कली मेटल्स की जाती कहां तक है, वो जाती है 2.73 तक जाती है, सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 पॉइंट वाली तो सबसे कम होगी, उससे ज्यादा कौन सी होगी, माइनस का 2.73। लेकिन इसकी तो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लगभग जाती है माइनस का 1.7 के अप्रोक्स। तो इसका मतलब लिथियम तो बिल्कुल रिडक्शन नहीं शो करना चाहता, ये तो फिर भी थोड़ा सा रिडक्शन शो करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गेन करना चाहता है, तो इसीलिए इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या है, कम है। अब क्यों कम है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और लेकिन इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। अब एक बात बताओ, सुनो, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रॉन लूज कराने की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे भाई, मेरे पास यहां पे मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बैरियम है ना। ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ रहा है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसकी होगी और सबसे ज्यादा इसकी होगी। इसका मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब जो इसका लैटिस है, जो इसका इस तरह लैटिस बना हुआ है, उस लैटिस में से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना ही नहीं चाहता। इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए, इसीलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की इच्छा क्यों ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो Be2+ है ये क्या कर रहा है, Be2+ का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हाइड्रेशन एनर्जी एक बार बढ़ गई तो इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब समझ आया, तो इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। अब आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं जो मैंने तुम्हें समझाया, आई होप तुमने मेरी बात सुनी होगी, समझी होगी। जो बेरिलियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेरिलियम में आएगा, देखो यहाँ पे इसका माइनस 1.7 मैंने बताया था, 1.85 वोल्ट, ठीक है। अब SRP इज अ मेजर टेंडेंसी ऑफ हाउ इजिली स्पीशीज गेन इलेक्ट्रॉन गेट रेड्यूस्ड, ठीक। अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब हार्डर टू रेड्यूस होगा, इसका मतलब इजियर टू ऑक्सीडाइज होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत माइनस में है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं, मतलब गेन ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ लूज करना चाहता है, ठीक। लेस नेगेटिव, इसका मतलब मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, इसका मतलब इजियर टू ऑक्सीडाइज,
इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो ईजियर टू क्या होगा, रिड्यूस होगा, ईजियर टू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू है मैं बता देता हूँ, इस पे डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। और बेरिलियम ये सभी क्या कर रहा है, वेरी लार्ज शो कर रहा है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं रहा है, तो इसमें बहुत एनर्जी देनी पड़ रही, और इलेक्ट्रॉन लॉस कराने की एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और साइज छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और इसके दोनों असर्शन और रीजन भी करेक्ट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डीकंपोजिशन ऑफ अ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, यहां से हम लोग को ऑब्टेन्ड फॉलोइंग डाटा की बात कर रहा है, प्रेशर दे रखा है और टी हाफ दे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, यहां से प्रेशर जो है वो डबल हो रहा है और टी हाफ जो है कम हो रहा है। अच्छा, तो यहां से इसका मतलब मैं रिलेशन लिख सकता हूं, जो टी हाफ है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, हमको वही चीज दिख रहा है। अब ये कौन सा ऑर्डर है, अरे यार तुमको अगर ऑर्डर याद हो तो यहां से जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के। तो यहां से ये कौन सा ऑर्डर है, ये ऑर्डर है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहीं से पहचान लिया, मुझे इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, मेरा ऑर्डर यहीं से आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, या फिर अगर पूरा कंप्लीट मेथड से निकालना सीख लो कि कैसे उससे भी निकालेंगे। तो देखो हम लोग को ये तो पता चल गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर अच्छा क्या होता है, टी हाफ होता है, हाँ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो टी हाफ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2k उसका नीचे, और टी हाफ जो है 0.693 यहाँ पे क्योंकि ln 2 आ जाता है और इंटू 2.303 के समथिंग में आता है, और यहाँ पे k वैल्यू रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर तो रिएक्शन हमारे पास ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन इसको मेथड वाइज कैसे निकालेंगे और मैं तुम लोग को बता देता हूँ। भाई ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में हम लोग ने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अरे आप लोग ने शायद केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या किया, प्रेशर लिया। अब कैसे लेंगे, एकदम सिंपल, मैंने तुमको आइडियल गैस से भी सॉल्व करके दिखाया। ये R और T तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, V यहाँ पे नीचे ले लो तो N/V हो गया, प्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N/V, N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है तो इसकी जगह मैंने C रख दिया, यानी इसकी जगह मैं P भी रख सकता हूं, तो मैंने P0 रख दिया। अब P0 जैसे ही मैंने रखा तो मैंने क्या किया, सभी इक्वेशंस को मैंने लिया, टेम्परेचर को मैंने T12 अपॉन में T12 लिया, इज इक्वल टू में P02 अपॉन में P01 लिया, और सबकी पावर क्या है n-1। तो ये हमारे पास 100 दे रखा हुआ है, ये मेरे पास 50 दे रखा हुआ है, ये मेरे पास 4 है, मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, बेस सेम है तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो मैंने पूरा इसको सॉल्व किया, मेरे पास n कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब मेरे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से भी कंफर्म होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसका सेकंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और दूसरी बात कि इसका जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मान लो हम लोग जैसे जेई पेपर, नीट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को कैलकुलेशन में उतना ज्यादा फोकस तो रहना है, लेकिन हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर निकाल पा रहे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अरे H2SO4 के साथ डाइल मतलब एसिडिक रिएक्शन। अरे ये तो भाई आयनिक रिएक्शन अगर देखें तो Cr2O7 2-, अरे यार K2Cr2O7 है, यहाँ पे इसका 2 इधर आया, यहाँ पे इसका +1 इधर गया, तो वही K2Cr2O7 मैंने आयनिक में लिख दिया। H+ एसिडिक कंडीशन है तो इसका मतलब, अच्छा एसिडिक कंडीशन में जो Cr2, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पता है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी +6 है, कैसे आई, अरे यार इसको मान लो x, तो यहाँ पे 2x हो गया, प्लस 7 2 जा कितना होता है 14, तो माइनस का 14 क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस का, पूरे ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ है -2, तो इधर रखा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया, +6 आया, ठीक। तो यहाँ पे x इक्वल टू +6 आ गया। अब ये +6 रेड्यूस होता है किसमें, Cr+ में, तो यानी ये क्या कर रहा है, इसको रेड्यूस कर रहा है,
2Cr है ना, तो मैंने यहाँ पे 2Cr लिख दिया। एसिडिक कंडीशन है तो प्लस यहाँ पे वाटर भी रिमूव होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो इसको ऑक्सीडाइज कर, मतलब रेड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो वो है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2 गिव्स आउट, ये जा रहा है SO4 में। अब कैसे, अरे तुम यहाँ पे देख भी सकते हो भाई, SO2 यहाँ पे कितना चार्ज है, SO2 का यहाँ पे चार्ज है +4 का, क्योंकि यहाँ पे -2 होता है तो 4 2 जा, तो यहाँ पे, और SO4 2 माइनस आयन होता है तो 4 2 जा 8 -8 उधर गया -2 के, तो +6 हो गया, तो यहाँ पे कितना है +6। तो इसीलिए देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। समझ आया सभी को? पक्का। H2S के साथ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है और वो टर्न्स ग्रीन नहीं, वो ब्लैक कलर में शो करता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। पक्का समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच विल अंडरगोज डीप्रोटोनेशन मोस्ट रीडली इन बेसिक मीडियम। अच्छा, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है कि H+ का निकल जाना। H+ को कौन लेके जाएगा, बेस यानी OH-। ठीक, जो H+ को सबसे अच्छे से निकालेगा वो हमारे पास कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ यहां से कि अच्छा यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल और ये मिथाइल और एक ये मिथाइल। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मिथाइल मिथाइल ओ मिथाइल का ही अंतर है। ठीक, अब एक ट्रिक बता रहे उसको ध्यान रखना यार, कि अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड OCH3 है तो इसका डीप्रोटोनेशन सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड OCH3 यानी एस्टर का। देखो एस यहां पर है तो इस वजह से ये ट्रिक बन गई, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट का है, कीटोन का ज्यादा होता है एस्टर का कम होता है। तो यहाँ पे देखो एस्टर है, यहाँ पे एस्टर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मेरे पास करेक्ट हो गया ऐसे ही लॉजिकली समझ के। लेकिन अब अगर क्वेश्चन को और मेथड के हिसाब से समझे तो भाई यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। इसका मतलब अगर H+ यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर माइनस आएगा, कार्बन के, तो कार्बन आयन बन रहा है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सभी के सभी देखो यहाँ से क्या है, सभी के सभी यहाँ पे 2 डिग्री हैं, तो यहाँ से ये फैक्टर तो हट जाएगा। इसके बाद एक और फैक्टर आएगा, वो आएगा बच्चों हमारे पास रेजोनेंस। कौन सा आएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस जहां पे सबसे बढ़िया हो रहा होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा होगा, वो फैक्टर हमारे पास सबसे अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इस सबको अब हटा दूं, मैं यहां से थोड़ा सा क्लियरिटी और आएगी। जैसे मैंने हाँ, अब यहां से ध्यान दो, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये माइनस चार्ज अगर इधर आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस आएगा, या फिर ये वही चीज माइनस चार्ज इधर आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज इधर आएगा। इसका मतलब दोनों साइड मस्त कंजुगेशन चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज इधर भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो भी इधर भेजेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यानी यहाँ पे माइनस माइनस और लोन पेयर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। वैसे ही सेम यहाँ से होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट करेगा। रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस में स्टेरिक हिंड्रेंस यानी माइनस माइनस चार्ज के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस चार्ज, हाँ ये मस्त इधर जाएगा, यहाँ पे एक साइड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर तो है वो भी रेजोनेंस शो कर रहा है, यानी यहाँ पे भी माइनस माइनस में रिपल्शन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है विच विल, कोई एक बताओ, तो हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगर सीरियल ऑर्डर पूछता तो ए, फिर हमारे पास होता सी और फिर हमारे पास होता बी। तो लेकिन सबसे अच्छा कौन है, ए, यानी ऑप्शन नंबर ओनली, अरे ये वाला ओनली ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पक्का अच्छे समझ आए, कोई भी डाउट नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो क्या, आओ चलो बताते जल्दी से। पहले कोबाल्ट देखते हैं। कोबाल्ट होता है 27, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं 4s2 3d7। पहला वाला s को दे दो, दूसरा वाला d को दे दो, एकदम सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखनी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 दे रखी है हमको।
अच्छा पता कैसे चला? अरे ये हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 × 0 0, यानी ओवरऑल चार्ज कितना है मेरे पास? कोबाल्ट का +3 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? टोटल मेरे पास हो गए 3d6। अब बनाते हैं डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और एक ही रहा 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुई। लेकिन अगर अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब 2 2 2 यानी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, इस तरह इस तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब 2 डी के खाली हो गए, 1 एस का चाहिए और बाकी बचे 3 पी के चाहिए, इस तरह है ना। तभी तो यहाँ पे क्या होगा? तभी तो 6 फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5 और 6, तभी तो हमारे पास D2sp3 आएगा और सारे पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक आएगा। लेकिन अगर इस तरह शो करेगा तो हमारे पास sp3d2 आएगा, क्योंकि आगे से हम लोग लेंगे और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब कैसे? अब एक बात ध्यान रखना, अमोनिया हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहीं पे तो बात बताने वाली है, लेकिन कोबाल्ट के साथ वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। कोबाल्ट के साथ कैसे एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब वो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब sp3d2 नहीं बनेगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो जहां पे भी पहले पैरामैग्नेटिक है वो काट दो, ये काट दो और ये काट दो। अब डायामैग्नेटिक वाले लेकिन sp3d2 के साथ ये काट दो, यानी D2sp3, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर पता चला, आप लोग को यहाँ पे ये भी पता चला कि कैसे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हो रहा है, कैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अमोनिया के साथ कैसे कोबाल्ट एक्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अंडर क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन। अच्छा पहले जान लेते हैं, पहले यहाँ पे जान लेते हैं। देखो हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक, हम लोग इसकी रिएक्शन क्लेमेंसन या वुल्फ-क्रिश्नर से हम लोग कराते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को एल्केन ही मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। कैसे? इसका मतलब देखो कीटोन इस तरह कार्बन कार्बन और एल्डिहाइड इस तरह ये, ठीक है, ये दोनों का ही C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों कार्बन आ गए, एक चेन आ गई, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, तो एल्केन। यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो यानी ये भी क्या आ रहा है? एल्केन के फॉर्म में। बाकी H वो तो रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो वो हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग को पता चला कि कैसी ये रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ इतनी मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब जैसे रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, मैं एक ही एल्डिहाइड और एक ही कीटोन में दोनों में से दिखा दूंगा, परेशान नहीं हो। अब मैंने क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन में क्या होता है? जिंक और एमेल्गम का यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब इन सब का रोल मैकेनिज्म में है, हमें यहाँ पे अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, हमें सिर्फ पता है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन इस वाटर के साथ चले गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले गए, तो क्या बना मेरे पास? देखो CH3 CH3, ये H मिला करके CH3 हो गया, तो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। और ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिएक्शन है। अब वुल्फ-क्रिश्नर अगर देखना चाहें तो मान लेते हैं मैंने आपकी बार कीटोन ले लिया, तो C डबल बॉन्ड O CH3। स्टाइल मारने के लिए लिखा है मैंने इस तरह, बाकी और कोई नहीं है, तुम लाइन सीधा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ती है वुल्फ-क्रिश्नर में हाइड्राजीन की। किसके? हाइड्राजीन की। हाइड्राजीन हमारे पास होता है NH2.NH2, ठीक। तो मैं यहाँ पे NH2.NH2 में लिख देता हूं, ठीक। यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल KOH, ग्लाइकॉल बेस हमारे पास होता है KOH और हम उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब यहां पे देखो, अब यहां से क्या होता है? देखो इस तरह ये वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो CH3 C आ गया, C के साथ ये डबल बॉन्ड N ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड N, मैं यहाँ पे बॉन्ड अब की बार बना देता हूं NH2, और ये रहा मेरे पास CH3, ठीक है।
अब यहां से क्या होता है, हीट करने पे ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, बचा हुआ H2 एज इट इज जुड़ जाता है। तो देखो CH3 CH2 CH3 एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। तो ऊपर वाली थी वुल्फ क्रिस्टनर, नीचे वाली मैंने आप सॉरी ऊपर वाली थी क्लेमेंसन रिडक्शन और नीचे वाली थी वुल्फ क्रिस्टनर। तो आप लोग को ऐसे ही इसको आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। अब आते हैं मेन रिएक्शन पे। आई होप आप लोग को रिएक्शन का मतलब समझ आ गया होगा ना बच्चों, ठीक है। अब यहां पे इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे यहां पे ध्यान देते हैं। देखो ये तो हमारे पास, अच्छा मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा वैसे लिख देता हूं, देखो यहां पे हमारे पास है CH2, यहां पे हमारे पास है CH2, यहां पे हमारे पास है CH3, ठीक है। अच्छा अब यानी मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं यार। देखो मैंने इसको पहले कितने कार्बन है वो मैं बना लूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ONH2। भाई यही कंपाउंड है, अरे वो मैंने पलट के लिख दिया यार। तो यहाँ पे रहा मेरे पास CH3, यहाँ पे मेरे पास है CH2, यहाँ पे मेरे पास है CH2, ठीक है। यही है ना, पक्का देख ले वरना पता चलो कुछ और भी बन जाए। हाँ अब ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमको कह रहा है इसमें कराइए क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए यहां पे हमको क्या बच्चों जरूरत पड़ेगी, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमको यहां पे जरूरत पड़ेगी, यहां पे हमको क्या चाहिए, जिंक और एमेल्गम चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हमको ये चाहिए, ठीक है। अब रिएक्ट कैसे करेगा, अब यहां पे सबसे बड़ी बात है, पहले तो यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O तो 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे यानी वाटर के साथ, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी तो इसीलिए यहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका मतलब मैं इसको अगर डायरेक्ट बना के लिखूं तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, अरे ओ एक सेकंड मैंने अमाइड वाला निकाल दिया, इधर वाला यहाँ पे मैंने अमाइड वाला देखा नहीं, मैंने अमाइड वाला मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक और कार्बन था ना, तो उसके साथ भी यहाँ पे CH2 आ जाएगा, बस ठीक है। ये तो रिडक्शन हो गया। अब बचा हुआ अमाइड का भाई साहब हम क्या करें, तुमको शायद पता हो नहीं पता हो, मैं बता देता हूं। जब भी अमाइड का, ठीक है, यहां से मैं इसको हटाता हूं इस तरह, जब भी अमाइड का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी या फिर हम लोग क्या कहते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराते, या फिर आप लोगों को कहीं पे H3O+ भी लिखा मिलेगा तो इस बात को ध्यान रखना, कहीं पे H+ लिखा हुआ मिलेगा इस बात को ध्यान रखना। अगर मिलेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब वो यहां पे आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा, OH, यानी यहां पे बन गया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे आ गया मेरे पास CH2। अब देखो ऊपर वाला कंपाउंड क्या ऐसे ही है बच्चों, हाँ COH है, और बाकी तो पूरी एल्केन की चेन है, हमारी भी पूरी एल्केन की चेन है। समझ आया, पक्का। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। अब देखो यहां पे भी हमारे पास क्या है, CH3 है, यहां पे भी हमारे पास CH3 है, यहां पे भी हमारे पास CH2 है, यहां पे भी हमारे पास CH3 है। हमको तो पहले क्या करना है भाई, वुल्फ क्रिस्टनर में हम इतनी बात जानते हैं कि इस डबल बॉन्ड O को हटाना है, 2H उसको दे दे, 2H इसको दे दे, तो 2H यहां पे दे दिए, 2H यहां पे दे दिए, तो यहां से हमारे पास डबल बॉन्ड O हट जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसे बना हुआ है, इस तरह, 1 कार्बन 2 कार्बन, अरे हटो यहां पे आओ, हाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यहां पे हमारे पास है CH3। ये डबल बॉन्ड O मैंने क्या किया, हटा दिया। अब यहां पे जो लगा हुआ है Cl, भाई साहब हम उसका क्या करें, अरे तुम लोग ने अभी देखा था ना, हम लोग हीट कर रहे थे, हीट करने पे क्या हो रहा था, वहां पे नाइट्रोजन गैस निकल रही थी। अब यहां पे भी जब हम लोग ग्लाइकोल KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा भाई, यहां से एक H जो है वो वाटर लेके भाग जाएगा, ठीक, और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे कम हुई, ठीक है, और यहां से एक KCl निकल के भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रो, पहले वाटर निकल रहा है फिर हैलोजिनेशन, यानी यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही। अब दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यानी ये तो बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि ये भी सही है इस तरह, ठीक है, डबल बॉन्ड आना चाहिए और OH यहां से जाना चाहिए और डबल बॉन्ड O हट जाना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इन्होंने Cl को एज इट इज रखा हुआ है, इसका मतलब ये चीज तो यहाँ पे गलत हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है।
तो स्टेटमेंट नंबर 1 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पक्का, अच्छे समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। अच्छा ठीक है, देखो पहले हमारे पास वार्नर की थ्योरी आई, फिर हमारे पास VBT आया, फिर हमारे पास क्या कहते हैं CFT आया, फिर हमारे पास शायद अगर थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस पता हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है और इसके बाद LFT भी है, यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी के ऊपर भी कॉन्सेप्ट बताए गए जहां पे हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। खैर मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत आगे चला गया हूं, लेकिन कुछ अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा एडवांस लेवल शायद उन्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। खैर तो यहाँ पे स्टेबिलिटी द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं ये तो पहले ही ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया यार, यानी पहला ही ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताया। अब कैसे, देखो देखो तुमको मैं और पूरा समझा देता हूं अच्छे से। देखो CFT जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये आयनिक बॉन्ड के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये बताती है, ठीक है, कि कैसे हाई स्पिन है और कैसे लो स्पिन है। ये तो हम लोग भी देख रहे हैं ना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के हिसाब से भी। कलर बताती है भाई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक CFT यहां पर है 3 वाला और 2 वाला यहाँ पे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जा रहा है तो D से जा रहा है D में, यानी T2G में चला गया EG में, तो यहां से DD ट्रांजिशन हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से क्या हो गया, ये कलर शो करने लग गया। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, अरे भाई अब वो करस्पॉन्डिंग अपने कलर शो कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो अपनी स्टेबिलिटी को भी गेन कर रहा है। ठीक है, अब यहां से जो CFT नहीं बता पाई थी वो CFT कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ, देखो उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में तो बताया लेकिन ये नहीं बताया कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वर्क कैसे कर रही। अब मैंने तुमको कहा कि सबसे वीक होता है फ्लोरीन और सबसे स्ट्रांग होता है कोबाल्ट, मैंने इसके ऑर्डर में इसको रख दिया। अब मैंने ये बताया ही नहीं कि फ्लोरीन वीक क्यों है और जो हमारे पास कार्बोनिल है सॉरी वो स्ट्रांग क्यों है, साइनाइड क्यों स्ट्रांग है, Cl क्यों वीक है, ये डिस्कस ही नहीं हुआ। तो CFT कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाई लिगेंड लाइक साइनाइड cause a strong field then Cl minus. The spectrochemical series is an empirically derived order based on experimental data, मतलब सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा, अच्छा इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है तो इसको स्ट्रॉन्ग में डाल दो, इसके साथ ये वीक शो कर रहा है तो वीक में डाल दो। ट्रिक नहीं हम लोग की सीनॉक्स वाली, सीनॉक्स कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ऑक्सीजन और हैलोजन से जुड़े हुए वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। हैलोजन सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब वीक फील्ड में आ रहे हैं, H2O वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, समझ आ रहा है, बस वही चीज। CFT assumes only electrostatic interaction does not consider covalent, यानी उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं और कोवेलेंट की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पक्का समझ आया अच्छे से, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। पक्का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन, अच्छा आयन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ये तो लॉस कर चुका है तो गेन कर चुका है, विथ 55 प्रोटॉन, अच्छा यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है 55 है, ठीक है, और इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट, यूनिपॉजिटिव अच्छा मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वो लॉस कर चुका है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो 55 है, तुम लोग को नोबल गैसेस के बारे में कुछ पता है, ठीक है, नोबल गैसेस जेनॉन का होता है बच्चों 54, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, यानी वो s में ही आ रहा होगा भाई आखिरी का भाई s में ही क्या कहते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये s ऑर्बिटल, इसका मतलब जो 55 है वो हमारे पास आखिरी में 6s में आ रहा होगा, क्योंकि जेनॉन का 54 होता है और उसके बाद होता है 6s1 और 55 किसका होता है, 55 होता है हमारे पास सीजियम का। एक पक्का, अब यहां से तुमको अब यहां से ध्यान देने वाली बात, अब लेकिन हम लोग करेंगे पूरी प्रैक्टिस। अब कैसे, यहां पे ध्यान दो, तुम लोग को मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती, मैं बता देता हूं। लिथियम होता है 3, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 11, 19, 37,
55। भाई इसको तुम ऐड करके भी लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखो मैंने 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर यहाँ पे मैंने 18 ऐड किया, फिर मैं यहाँ पे 32 ऐड करूंगा तो मेरे पास 87 हो जाएगा। ठीक है, फिर 88 ऐड करेंगे तो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले की वो आ जाएगी बगल वाले। कुछ समझ आ रहा है? तो बस यहीं पीछे जी हम लोग किसका देखना है, हम लोग देखना है सीजियम का। हम लोग सीजियम का देख लेते हैं। भाई मैं कह रहा हूं तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखना भूल जाते हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ बच्चों भाई सिर्फ नोबल गैस की ध्यान रखो, बस उसके अलावा ध्यान मत रखो। अब Xe54 ये तो हमारे लैंथनम में भी काम आती है, क्योंकि कहां से 57 से स्टार्ट होती है कि नहीं, तो बस वही चीज है 57 से 71 जाती है, लेकिन यहाँ पे भी तो 55 है। इसका मतलब इसके पहले नोबल गैस की हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, जेनॉन की 54 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको 6s1 लिख सकते हैं। तो बस वही चीजें हैं कि इन सबको ध्यान रखो। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6, लेकिन अगर 6s पे जा रहा है तो 5s2 5p6 आ जाएगा, बीच में 3d10 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 6s बचेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन कितने देखो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है, लेकिन यूनी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे s में, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे पास, 10 हो गए। सीजियम दिस s इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 11 s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इट इज अ यूनी पॉजिटिव, सो सीजियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। समझ आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे लिखोगे, हमेशा उसके पास वाली नोबल गैस का ध्यान रखो। तो भाई यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे हीलियम आएगी, यहाँ पे नियॉन की आएगी, यहाँ पे आर्गन की आएगी, आर्गन की 18 तो 4s1, यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टन की आएगी, क्रिप्टन होता है हमारे पास 36 तो यहाँ पे 37, यहाँ पे हमारे पास आएगी 54 कौन सी, जेनॉन की, कौन सी जेनॉन की, तो यहाँ से हमारे पास 6s1 हो गया। बस बहुत ईजी था यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, उसमें क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है विच वन अमंगेस्ट फॉलोइंग द आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा भाई ये बात तो तुम लोग अच्छे से समझते हो, ये रहा हमारे पास ऑक्सीडेशन और ये रहा हमारे पास रिडक्शन। अब मैं तुम लोग को एक बढ़िया से एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखना। अगर मान लिया मैंने लिया मैग्नीज का, यहाँ पे 25, मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक, अब जब इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लूज करने की क्षमता बस यहीं तक थी, इसके ऊपर अब यानी लूज करेगा ही नहीं। अब इसके ऊपर लूज अगर करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई 4s2 3d5 इसमें से भी निकल गए, इसमें से भी निकल गए, हाफ फील्ड को भी पार कर गया, अब तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब अब खुद को क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसीलिए हम लोग जब KMnO4 देखते हैं तो Mn+7 से जाता है Mn+2 में, यानी खुद को क्या कर रहा है, अब रिड्यूस कर रहा है। और जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, वो सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब वो दूसरों के लिए कैसा वर्क कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। अब तो तुम समझ गए रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होना है। जो रिडक्शन करेंगे, इसका मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करेंगे तो इसका मतलब वो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। जो ऑक्सीडेशन यानी खुद का इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। समझ आ रहा है पक्का भाई। पहले मान लेते हैं Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, तो वही चीज वो ऑक्सीडेशन में मान लिया गया, लेकिन अब उससे फर्दर वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। अब उससे फर्दर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। देखो यहाँ पे उसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन। तो जो और खुद का रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिडक्शन कर रहा है, उस सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले का चार्ज वो बढ़ाएगा। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो, देखो पहले यहां पे सेमेरियम, सीरियम और टर्बियम। अच्छा ठीक है, अरे यार ये सब क्या लैंथेनाइट सीरीज के, सब लैंथेनम सीरीज के मेंबर्स हैं। और तुमको मैं पहले लैंथेनाइट सीरीज थोड़ा सा बता देता हूं। देखो स्टार्ट होता है हमारे पास लैंथेनम से लुटेशियम, इसको हम लोग F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो F ब्लॉक में नहीं आता है। देखो नहीं है ना। अब कैसे याद करना है मुझ पे छोड़ो। देखो सब पहली बात Xg लो, ठीक है, फिर F लिखो, फिर हमारे पास D लिखो, फिर हमारे पास S लिखो, 4 5 और 6 लिखो। ठीक, F में सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक सारे के सारे फिल कर दो लाइन से।
सिर्फ 2 जगह छोड़ के, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब 1 आ रहा है तो उसके बाद सीरियम के बाद जो हमारे पास आएगा वहां पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, और दूसरा यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि यूरोपियम और गैडोलिनियम ये दोनों ही 4f77 में रहेंगे, बस इसके अलावा वो नहीं रहेंगे। 4f77 में रहेंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे। और तीसरी आखिरी में बस खाली आखिरी के जो दोनों, बस आखिरी के दोनों जो है दोनों में 14 कर दो बस, क्योंकि 14 फुल्ली स्टेबल और 7 हाफ फिल्ड स्टेबल, इस वजह से। ठीक है, अब एस में, अरे एस में हमेशा परमानेंट 2 इलेक्ट्रॉन रखो, उसमें कोई जरूरत नहीं है। बोला ना 4f 5d 6s, उसमें सारे 2 इलेक्ट्रॉन रखो। अब डी का क्या करें, डी में भी 2 जगह ध्यान रखना है। अब कहां पे ध्यान रखना है, डी में 2 जगह हम लोग को एक सीरियम में ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे गैडोलिनियम में ध्यान रखना है, ये अरे गैडोलिनियम में ध्यान रखना है, और एक और जगह वो बस यहाँ पे हम लोग को ल्यूटेशियम में ध्यान रखना है, बस। एक मिनट, कहां पे ध्यान रखना है। अच्छा, सीरियम के बाद 3 आएगा, ठीक है, तो 4f कर दिया। फिर हमारे पास यूरोपियम और गैडोलिनियम हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यूटर्बियम और ल्यूटेशियम में हमारे पास 14 आएगा, ठीक है। तो ल्यूटेशियम में ही 1 जाएगा, गैडोलिनियम में 1 जाएगा, सीरियम में 1 जाएगा, यानी जो पहले ही ध्यान रख रहे थे एलिमेंट्स वही तो एलिमेंट ध्यान रखने, उसके अलावा कोई एलिमेंट ध्यान नहीं रखना है एक्सेप्ट यूरोपियम। आई होप शायद मेरी बात को कुछ समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन देखना है। अच्छा, सीरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं भाई। ये रहा सीरियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। सबसे पहले एस में, फिर डी में से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, मतलब और लूज कर सकता है। ऐसी तो बात है नहीं कि लूज नहीं कर सकता, इसका मतलब और लूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये सीरियम +2 वाला तो यहां से हटा दो, ठीक है। अच्छा, सीरियम +4 देखते हैं। सीरियम +4, यहां से भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक और निकल गया, यानी +4। अरे तो अब की बार तो जेनॉन का 54 स्टेबल आ गया, जेनॉन में से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इसका मतलब अब ये खुद को क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा, यानी खुद का रिडक्शन करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज, सामने वाले को जो वर्क कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब सीरियम +4 तो भाई साहब हमारे पास करेक्ट है, सीरियम +4 तो हमारे पास करेक्ट है। समैरियम देखते हैं, समैरियम +2, आओ जल्दी से, समैरियम ये रहा, है ना। तो समैरियम हमारे पास +2, ठीक है, 62, वो तो जाहिर सी बात है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। अरे यार, लेकिन अभी यहाँ से भी तो कोई फुल्ली स्टेबल, वो हाफ फील्ड स्टेबल तो है नहीं कि हमारे पास f के 14 के साथ हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, ऐसा तो है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो मतलब खुद का भी ऑक्सीडेशन और शो कर सकता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे समैरियम भी गलत हो गया, तो यानी हम यहाँ से समैरियम को भी हटा दें। अब हमारे पास बचा ये टर्बियम, ठीक है, वो टर्बियम, चलो देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से ये जो हमारे पास टर्बियम है, यहाँ से ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए इसके भाई साहब के, ठीक। अब यहाँ से अगर यहाँ से ध्यान दो, कहाँ गया, देखो +4 है, यहाँ से ध्यान देना। अगर हम लोग ने यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला 4f8, एक और इलेक्ट्रॉन निकला 4f7। अब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता क्योंकि f का क्या आ चुका है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7। अब f का यहाँ पे क्या आ चुका है, अब f का आ चुका है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए अब वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, खुद का रिडक्शन, और सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए यहाँ पे अब क्या करेगा, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी मेरे पास क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी ये रहा मेरे पास, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छे समझ आए, पक्का। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से हम लोग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे कंडक्टेंस वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, NaOH चल रहा है, इसका मतलब NaOH यहाँ पे हमारा एक्वस मीडियम में चल रहा है, क्योंकि कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो उसके फ्लो की भी बात करेंगे। और यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और बेंजोइक एसिड में से हमारे पास यानी C6H5COOH में से हमारे पास यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अच्छा, आप लोग को ग्रोथर्स इफेक्ट पता है क्या? अरे मैं बता देता हूँ। अरे ग्रोथर्स इफेक्ट,
ग्रोथर्स इफेक्ट कहता है कि जहां पे H+ और OH- का कंसंट्रेशन आ जाए, आप लोग को वहां पे किसी और का कंसंट्रेशन देखना ही नहीं है, ये सबसे तेज दौड़ लगाएंगे, इसका मतलब इनका कंसंट्रेशन सबसे तेज होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, बेंजोइक एसिड यानी वीक एसिड में आता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ से अगर तुम थोड़ी सी चीज यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हमारे पास एक वीक एसिड है प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब वहां पे उसका एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस मतलब उसका एक सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा के ये लिखूं कि C6H5COOH है, इसको मैंने ट्रीट कराया NaOH के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से प्लस OH वाटर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास Na आ जाएगा, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी उसका कॉन्जुगेट, अरे यार कॉन्जुगेट बेस बना रहा है और मेरे पास एसिड है C6H5COOH, इसका मतलब ये तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का ग्राफ आप लोग को हमेशा से पता है कि पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और फिर पूरा तेज इंक्रीज करेगा। पहले थोड़ा सा इंक्रीज, देखो पहले उसने थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर बहुत तेज इंक्रीज करेगा। कुछ समझ आया? तो यही तो हमारे पास ग्राफ हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं किससे मिलजुल रहा है। ये तो बहुत डिप कर गया, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये तो पहले इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये देखो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है और ये फिर बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है और फिर खूब तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे जो इसका डिप आ रहा है, ये डिप बच्चों पहली बात ये गलत बनाते हैं, इनको डिप थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन के फॉरवर्ड में, ये कोई इस तरह नहीं बनता है, ये ऐसे कोई डिप नहीं आता है। ठीक है भाई, ग्राफ जो बनता है ना वो प्रॉपर ही वे में बनता है, ये सब छोटी छोटी चीजें भी जाननी जरूरी हैं। अच्छा, ये डिप क्यों आ रहा है, ये डिप इसलिए आ रहा है, पहले जो हमारे पास बेंजोइक एसिड जो NaOH के साथ जो ट्रीट कर रहा है, वो वहां पे उसके H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है। देखो उसने H+ की कॉन्सेंट्रेशन को हटा दिया, अब वापस NaOH आ रहा है, तो पहले वो स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना रहा है और फिर NaOH के साथ मिलकर पूरी तरह से इंक्रीज कर जाएगा। कुछ समझ आया? तो यही है हमारा कंडक्टेंस वर्सेस NaOH। समझ आया ना, बफर सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह बातें सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा ठीक है, NaBH4 BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, अच्छा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, अरे NaBH4 LiAlH4 रिडक्शन रिएक्शन वही है। और यहाँ पे एसिटेट दिया हुआ है और Hg दिया हुआ है। अच्छा यहाँ, अरे यार यहाँ पे तो हो रही है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन। और यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान BH3 के साथ, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, ऑक्सी डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं आप लोग को यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आप लोग को ये क्या दिया हुआ है, ये आप लोग को दिया हुआ है, देखो कितने हैं 1 2 3 4, बनाओ 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ये हमारे पास CH3 है, अरे सॉरी CH2 है, ये हमारे पास CH3 है, और यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी है, तो यहाँ पे कार्बन है। बस अब एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग को अगर मान लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मेरे पास कार्बन कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन दिया, ठीक है, मुझे इसमें HBr ऐड कराना है। उसने मुझसे बोला, ध्यान रखना यही ट्रिक है जो हमेशा तुमको याद रहेगी, अगर उसने मुझसे बोला कि N प्रोपेन बनाना है, N प्रोपेन का मतलब है स्ट्रेट चेन, N ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी है ना, ब्रोमो यहाँ पे ऐड कर लेना क्योंकि Br ऐड होगा ना। अब N का मतलब है लाइन में स्ट्रेट चेन लगाना, अगर स्ट्रेट चेन का बना रहा है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका मतलब Br कहाँ जा रहा है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे इस तरह, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे Br कहाँ पे जाएगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है यहाँ से H और OH ऐड होगा। देखो दोनों में क्या ऐड हो रहा है, H और OH, कैसे भाई, यहाँ पे वाटर है ना, यहाँ पे वाटर है ना, इसलिए।
अब H और OH ऐड करूं तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ, ये बनाएगा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, अरे ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल के जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे तो Br जा रहा था, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे Br जाएगा। इसका मतलब कहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा OH, यहाँ पे बना दो OH, और इसके पास जाएगा यहाँ पे CH3, इसके पास जाएगा यहाँ पे CH3, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, 1 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे चला गया और 1 OH वहां पे चला गया, ठीक, पक्का। अब देखो यहाँ पे, तो अब ऐसा कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे, यानी एक कार्बन के पास आएगा OH और एक कार्बन के साथ लगा होगा मिथाइल, अरे वाह, मिथाइल भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, यानी मिथाइल भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, यानी ये तो सही हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, जहां पे इसको मैं अब की बार हटाता हूं, यहाँ पे, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, देखो जैसे कि यहां पे, तो वहां पे कौन जाएगा, OH, तो यहां पे OH जाना चाहिए और यहां पे H जाना चाहिए। अब देखो ऐसा कैसे बन रहा है, ऐसे कैसे, कहां पे बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ एक लग रहा है CH2 और एक लग रहा है ये, यानी यहाँ पे इस तरह ये थोड़ा सा गिचर पिचर पहले हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H और बाकी सब एज इट इज था। तो इसका मतलब CH2 OH कहाँ पे जा रहा है, देखो उसी के साथ वाले ऑप्शन में देखना, हाँ ये रहा CH2 OH, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग पूरे रिएक्शन के मेथड के साथ नहीं गए हैं, मतलब कहने का है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोबोरेशन क्या होती है, इतना मैं नहीं गया हूँ, इतना आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ एकदम ट्रिक के फॉर्म में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के साथ जाता है, ऑक्सी डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ जाता है, ठीक है, बस वही चीज है। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर हमें बनाना है तो वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बनता है। अगर स्ट्रेट चेन है तो मतलब Br यहाँ पे आएगा, Br अगर यहाँ पे गया तो इसका मतलब जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं पे वो OH जाएगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे H जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 1 इज लेबर असर्शन एंड रीजन दे रहा है, ठीक है। असर्शन दे रखा है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लो हेक्साट्राईन, अरे यार दोनों ही बात एक कर दी इन्होंने। ये रहा हमारे पास बेंजीन, ठीक, बेंजीन में मस्त रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इसका वापस से इस तरह बना सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मतलब मैं इस तरह बना सकता हूं, इस तरह। इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में मस्त रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन में, कंप्लीट रेजोनेंस में है और ये एरोमेटिक सिस्टम के साथ कंप्लीटली शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे हाइपोथेटिकल मैं मान रहा हूं, तो मैंने माना यहाँ पे इस तरह, ठीक। अब मैंने कहा कि भाई ये दो हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने माना कि अब ये बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, मैंने मान लिया ये बॉन्ड है ही नहीं, तो ये दोनों रेजोनेंस में है, फिर आगे रेजोनेंस खत्म हो गया। अब की बार माना मैंने कि क्या कहते हैं ये बॉन्ड आ गया और ये वाला बॉन्ड, यहाँ वाला बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा रेजोनेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब हम कुछ भी सोच के कुछ भी बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। लेकिन ये वाला तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रिटन कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए असर्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। The delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclear carbon atoms. जाहिर सी बात है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, वो पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो मैंने बताया। इसका मतलब वो जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है बाय द न्यूक्लियर ऑफ कार्बन एटम, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन, तो उसके न्यूक्लियाई से वो स्ट्रांगली अटैच्ड है, इसीलिए पूरे रिंग में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियाई के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इसीलिए वो अट्रैक्टेड है, इसीलिए वो भाग के नहीं जा रहे हैं, प्लस माइनस का अट्रैक्शन बना हुआ है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, पूरी रिंग में कंप्लीट रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तभी तो हम बेंजीन की स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, ड्यू टू स्टेबलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो जल्दी सो भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जो H2O2 है वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा मतलब खुद का ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं A है तो उसने वो A प्लस में चला गया, तो उसके साथ अगर मान लेते हैं वो B मॉलिक्यूल होगा तो उसने उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खुद का ऑक्सीडेशन किया, दूसरे का रिडक्शन किया, तो दूसरे का वर्क किया यानी एक्ट एज अ एजेंट वर्क किया, दूसरे का क्या वर्क किया, रिडक्शन किया, इसीलिए उसको बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अब हमको देखना है, तो यहाँ से चलो हम लोग पहला वाला जैसे ऑप्शन उठा लेते हैं एज अ एग्जाम्पल के थ्रू। और चलो यहाँ से दे रखा है PbS दे रखा हुआ है प्लस H2O2 दे रखा हुआ है, गिव्स आउट PbSO4 दे रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे मेरे पास आ गया H2O में। ठीक है, अब देखते हैं Pb तो यहाँ पे +2 में है, Pb यहाँ पे +2 में, यानी हमको सल्फर को देखना पड़ेगा। सल्फर यहाँ पे हमारे पास कितना है, -2 है, इधर +2 तो इधर -2, तो यहाँ पे सल्फर कितना होगा, ये रहा +2, यहाँ पे ये -2, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 इक्वल टू के उधर जाएगा तो +2 उधर जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा +6। ये तो ऑक्सीडाइज कर गया यार, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, यानी रिडक्शन शो कराओ। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है, 3 करेक्ट। तो चलो 3 का देख लेते हैं कैसे कर रहा है। तो HOCl प्लस H2O2 गिव्स आउट H3O प्लस Cl माइनस। अब थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से आओ, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी मत देखा करो ये न्यूट्रल वाटर में, इनको हटा दो। तो अब तुम किसको देखोगे, सिर्फ Cl को। यहाँ पे Cl का चार्ज कितना है, +1। कैसे +1 कैसे, अरे +1 कैसे, अरे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे +x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 +2 -1, तो यानी x के ऊपर कितना चार्ज आ गया, वो Cl के ऊपर +1, यहाँ पे Cl के ऊपर कितना चार्ज है, +1, यानी यहाँ से +1 में कितने चला गया, -1 में। रिडक्शन कराया, दूसरे का रिडक्शन तो खुद का ऑक्सीडेशन, देखो वाटर यहां से प्लस में चला गया, यानी उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले को उसने क्या किया, रिडक्शन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। अच्छे समझ आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, हम लोग ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पे कह रहा है पहले में जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी हिस्टामिन है और एंटीबायोटिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें मैच कराना है, लेकिन एक बात बताओ, हम लोग तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आंसर की जो बच्चे देखने हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए मैं आंसर की उनको दिखा देता हूँ। देखो आंसर की ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, लेकिन जो मेथड समझनी है उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे जो जितने आंसर हैं वो सब सामने ही सामने दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, यहाँ पे इन्होंने सब सामने ही सामने दे रखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं। कभी मान लो इन्होंने सिर्फ अगर ये सब ना देख के सिर्फ एंटी फर्टिलिटी ड्रग दे रखा हो, तब हम कैसे पहचानें, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेथड जान लेते हैं। देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यहाँ पे तुम मतलब समझ रहे हो ना, एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब क्या है, आगे प्रोडक्शन होना, मतलब रिप्रोडक्शन होना, उसको रोकना, उसी को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, नोरिथ्रिंड्रोन। ठीक है, नोरिथ्रिंड्रोन ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, मतलब क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल से, मतलब आगे प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नहीं होना है। It works by altering the urine lining and cervical mucus, making it difficult for sperm to reach the ureters and for a fertility egg to attach. एकदम सिंपल, ठीक है। हेंस इट इज क्लासिफाइड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब आगे वो स्पर्म को, आगे वो यूरेटस यानी वो वहाँ तक एग तक वो रीच होने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बस एकदम सिंपल सी बात है। उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नोरिथ्रिंड्रोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। अच्छा, ट्रैंक्विलाइजर बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझो कि वो माइंड को कंट्रोल करता है, मतलब कहने का मतलब है कि वो माइंड को शांत करता है।
हम लोग एज अ क्या दे रहे हैं, मेप्रोबेमेट। हम लोग ये एज अ क्या कहते हैं, इसको एज अ ड्रग की तरह दे रहे हैं, विच इज टू रिलीव एंजाइटी एंड टेंशन। मतलब वही मैंने बोला माइंड को रिलैक्स करता है, तो बस इस तरह। इट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ कामिंग इफेक्ट, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रैंक्विलाइजर, स्पेशली माइल्ड सिडक्टिव, यूज टू ट्रीट शॉर्ट टर्म एंजाइटी। मतलब कहने का है, मान लेते हैं जैसे क्या कहते हैं, कोई एनिमल है ना, वो आपको क्या कहते हैं, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इंजेक्शन के थ्रू, हमने गन के थ्रू हमने क्या किया, एक इंजेक्शन उस पर मारा और वो क्या हो गया, थोड़ी देर शांत हो गया, बेहोश होकर लेट गया। तो इसका मतलब वो एज अ एंजाइटी और जो टेंशन की जो इस ड्रग की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसको शांत कर दिया, बेहोश कर दिया, बस इस तरह, ठीक है। लेकिन वो कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म एंजाइटी की तरह रहेगा। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब सिर्फ यही होता है। अब हमारे पास एक और है एंटीहिस्टामिन, जो कि हम लोग दे रहे हैं सेल्डेन की तरफ से। अब यहाँ पे सेल्डेन का दूसरा नेम भी है टर्फिनेडीन, ठीक है। टर्फिनेडीन is an antihistamine used to treat allergic conditions such as hay fever. Normally जो fevers होते हैं उससे अलग हमारे पास hay fever होता है. It work by blocking histamine receptors, preventing symptoms like sneezing, running nose and hives. मतलब जो हमारे पास जुकाम होता है, हमें जो कफ जम जाता है और जो हमें थोड़ी सी वीजिंग होती है. कैसे वीजिंग होती है? ऐसे जो वीजिंग नहीं होती, हमारी सांस फूलती है, बस उसी में क्या कहते हैं, एंटीहिस्टामिन की तरह ऐड करता है. और वो कौन है? सेल्डेन की तरफ से. ठीक है, पक्का. अब एंटीबायोटिक तो बहुत अच्छे से जानते हैं. एंटीबायोटिक हमारा एम्पिसिलिन, जो कि हमारे पास क्या करता है, एंटीबायोटिक जो हमारे दर्द को, हमें बुखार जो अलग से मदद करता है. इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट बिलोंग टू द पेनिसिलिन ग्रुप्स. इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे बुखार में होता है. जैसे कि हमारे पास मान लो कोई वाउंड है, वाउंड यानी हमारे पास कोई घाव है, कोई चोट है, उसको भरने में अगर उसमें दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो सके. ठीक है, तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ आया. अब इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें क्या कह रहा है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट इज, अच्छा ठीक है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नियरली 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड. ठीक है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम 1000 टाइम्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स इक्वल अमाउंट ऑफ फूड एंड एयर, ये भी गलत है. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स मोर फूड देन एयर, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास, लेकिन कितने टाइम्स, 15 टाइम्स. 15 टाइम्स भी थोड़ा बहुत कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन नियरली ये अमाउंट सही होता है. वो नियरली हमारे पास जो होता है बच्चों, वो 13 to 14 टाइम्स होता है. अच्छा कैसे, देखो एक ह्यूमन, ठीक है, ऑन एवरेज वो जो एयर कंज्यूम करता है वो अबाउट 11,000 लीटर क्या करता है, कंज्यूम करता है. अब 11,000 लीटर का कंज्यूम कर रहा है, जिसका वेट अगर निकालते हैं तो 13 kg पर डे आता है. और एक ह्यूमन, एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 1 और 2 kg पर डे सॉलिड और लिक्विड मिला करके इनटेक करता है. ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मिला के इनटेक करता है. इसका मतलब ये इसका जस्ट जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 15 टाइम्स, बस उसी के अप्रॉक्स, मैंने बोला था ना 13 to 14 टाइम्स ज़्यादा सही होता है, तो ये बस उसी के बराबर ही है. समझ आया, सभी को अपना आंसर मिल गया. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what is the number of unpaired electron is the highest occupied molecular orbital of the following species. अच्छा ठीक है, देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में हमारे पास होते हैं 14. ठीक है, N2 प्लस में हमारे पास हो जाएंगे 13, O2 में हमारे पास कितने हो जाएंगे 16, और O2 प्लस में कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना बच्चों, तो हो जाएगा 15. ठीक है, अच्छा हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, B यानी क्या हो जाएगा हमारे पास बॉन्डिंग, A क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब एक बार अगर हम लोग नॉर्मली जैसे ट्रिक के फॉर्म में देखें तो N2, देखो सबको ही पता है कि 14 पे हमारे पास 3 चलता है, 13 पे हमारे पास सब में 2.5 कम हो जाता है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 2.5 हो गया, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 2 हो गया. ये बात सभी को, ये ट्रिक बहुत अच्छे से पता है. तो 14 पे हमारे पास हो जाएगा 3. ठीक है, देखो सबसे पहले 3 कहीं आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिक से तो काम नहीं चलेगी, हमें चाहिए होगा ये पूरी इसकी सीरीज चाहिए होगी. अब कैसे देखेंगे, अब सबको याद कर लो. देखो जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है एक बार देख लेते हैं. ये हमारे पास होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर यही चीज को पूरा स्टार में कन्वर्ट कर दो बस. लेकिन अगर अब 14 है, इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन का O2 16 जा रहा है,
ये सब जो हैं ये सब 14 तक हैं, लेकिन अब 14 जाएंगे तब हम लोग कैसे करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उठाना है और इसके आगे पुटअप कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz, बस। बाकी एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना बच्चों, ठीक है। अब आओ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है, कितना है नाइट्रोजन का? कितना है? 14। तो 1s2 2s2 मतलब सिग्मा स्टार 1s, फिर ये, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। हमारे पास ये पूरे के पूरे छूट गए, ठीक है। इन पूरे पूरे हटा दो। अब हमारे पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, यानी पहले वाले में देखो 0 आ रहा है। अब पहले वाले में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, ठीक। अब N2+ देखना है। N2+ कैसे देखेंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 10 11 12 13, ठीक। यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है कैसे? आओ दिखा, अरे खुद ही सोच, चलो पूरा हम लोग करते हैं। इस तरह हम लोग करते हैं, देखो N2+, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं? इसका मतलब यहाँ पे है 13, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 ये हमारे पास चला गया, ठीक। 9 10 11 12 और 1 13, ठीक। तो हमारे पास इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी अब देखो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हमें फिर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो O2, यानी अब की बार यहाँ पे क्या 16 है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 16 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये पूरा पूरा चला गया। फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी फिर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आपको दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 2, पता है क्यों बच्चों लिया गया था? वो इसलिए लिया गया था क्योंकि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो यहाँ पे इस तरह ये 1 होगा, तभी तो यहाँ पे 2 होगा। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखो दोनों के दोनों इन्होंने सेम दे रखे हुए थे क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन था? बोनस क्वेश्चन था, यानी सभी बच्चों के लिए ये आंसर यहाँ पे करेक्ट ही आ रहा था। इसीलिए कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2 लिया, कुछ बच्चों ने यहाँ पे 3 लिया, लेकिन ये बोनस क्वेश्चन था तो सभी को इसमें टोटल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब O2+ का देखोगे तो भाई यहाँ से भी हट जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा था? बोनस क्वेश्चन हो रहा था। सभी को अच्छा समझ आया? पक्का? कोई भी डाउट नहीं है तक? पक्का? आगे बढ़े और चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे एक डाई अमीन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसी, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये कंपाउंड कैसे, इसको बोलते हैं 1-नेप्थाइल अमीन। सबको नेप्थलीन बनाने आता है ना भाई? नेप्थलीन बॉल सबने देखी होगी, सब्लिमेशन की तरह, इस तरह एक इस तरह बना दो पहला, और दूसरा इस तरह बना दो। अब ये दोनों जोड़ी रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ये और एक ये, इसको हम लोग बोलते थे नेप्थलीन बोलते थे कि नहीं? और ये सब्लिमेशन की तरह। अब हमें क्या चाहिए? 1-नेप्थाइल अमीन। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, 1 यहाँ पे लगा दो या 1 यहाँ पे लगा दो, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता था? 1-नेप्थाइल अमीन। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहा है मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे बात सुनो कि ये चीज और ये चीज कैसे आगे बन रही है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NO2 लेते हैं, NO2- एसिटिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को HNO2 बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट। अब यही कंपाउंड हेल्प करेगा आगे इसको बनाने में, ध्यान रखना। और हम लोग का क्या निकल जाता है? एसिटेट आयन, क्योंकि इधर भी आयन था तो इधर भी आयन के फॉर्म में निकल गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को उठा रहे हैं, ध्यान रखना, इसी को उठा रहे हैं। हमारे पास क्या है? एक सल्फोनेलिक एसिड है इस तरह पूरा, ठीक है। इसको हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं कि कहां से HNO2 आया उसको बता रहे हैं। फिर यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहां से देखो इस तरह इस तरह बेंजीन, इस तरह बेंजीन, इस तरह, बस यहां से क्या होगा, यहां से एक N इसके पास चला जाएगा, ठीक, और यहां से सारे H रिमूव हो जाएंगे, ठीक।
ठीक, यहां से क्या होगा, ये N इसके पास चला जाएगा और यहाँ सारे H रिमूव हो जाएंगे, तो N डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो देखो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, देखो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये एसिटेट आयन है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे O माइनस जो है किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब ये कंपाउंड हम लोग को मिल गया। मैंने आप लोग को सिर्फ बताया कि ये कंपाउंड भी कहाँ से आया है, क्योंकि जब भी हम लोग हायर एमसीक्यूज यानी हायर क्लास के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो हमें एक एक चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से वाटर निकल गया। अब इसी कंपाउंड को उठा रहे हैं 1 नेप्थलीन के साथ अटैक मार रहे हैं, इसी कंपाउंड को उठा रहे हैं 1 नेप्थलीन के साथ अटैक मार रहे हैं। अब ये और भी ज्यादा इजी है, अब ये कंपाउंड ऐसे ही रहेगा। अभी देखो, ये देखो यहाँ पे ये कंपाउंड ऐसे ही रहा, ठीक। यहाँ से सिर्फ क्या हो गया, ये जुड़ गया और इसका H कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया। भाई ये O माइनस है, ये इसके H को लिया तो यहाँ से एसिटेट आयन बन गया, मतलब एसिटिक एसिड निकल गया और हमारे पास ये कंपाउंड ऐसे ही जुड़ गया। अब सोच रहे होगे कि ये कंपाउंड कैसे जुड़ा है। अब जैसे मैं तुमको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है इस तरह है, देखो मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, तो यहां से देखो इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहां से इसका O माइनस है। अब तुमको मैंने पहले क्या बोला था, तुमने एक चीज गौर नहीं किया, वो गौर क्या नहीं किया कि मैंने बोला कि इसका O माइनस इसके ऊपर अटैक मारेगा। भाई कैसे मारेगा, ये कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं जो H प्लस निकाल देगा, ये तो एक बेसिक हाइड्रोजन है। तो इसको हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, मतलब यहां पे जाएगा तो यहां से CH3 COO और यहाँ पे OH निकल जाएगा और बचा हुआ हमारे पास इस तरह पूरा कंपाउंड एज इट इज जुड़ जाएगा। समझ आया, इसी को हम लोग बोलते हैं डाई एजोटाइज्ड एसिड। और ये कैसे कलर का होता है, ये रेड एजोडाई की तरह एक्ट करता है, ठीक। अच्छे समझ आया, पक्का ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, ठीक है। एराइल अमीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज, गेट कलर्ड कह रहा है, ध्यान रखना। देखो एराइल अमीन ये भी बेंजीन और NH2 की तरह ऐड करता है, और प्योर एनिलीन ये भी इस तरह होता है, लेकिन प्योर एनिलीन बच्चों वो अपने स्ट्रक्चर कह रहा हूं, वो अपने लिक्विड फॉर्म में वो ज्यादा ही प्योर अलग होता है, सिर्फ इसलिए ड्यू टू एम्फोटेरिक रिडक्शन। एम्फोटेरिक रिडक्शन का मतलब है कि वो नेचर से क्या कहते हैं, या तो कार्बन ले रहा है, ठीक है, और या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस तरह वो शो करता है। अब कैसे, इतनी बात ध्यान रखनी है, जो प्योर एनिलीन है और अदर एराइल अमीन है वो यूजुअली कलरलेस हैं, क्योंकि वो नेचर से कोई भी जो बाहर से जो उनका रिडक्शन है, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब गेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्योर और एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है। देखो व्हेन एलिनीन इज प्योर एंड फ्रेश इट लुक्स क्लियर और कलरलेस, ठीक है, इतनी बात क्लियर, जो कि वो ऑयली लिक्विड की तरह शो करता है। मतलब एनिलीन का जो कलर होता है ना बच्चों, जब तुम थोड़ी देर बाद अपने लैब में देखोगे, मान लो काफ़ी दिन रखा हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये बॉटल है, इसमें एनिलीन फिल है, तो वो कुछ टाइम बाद एनिलीन का सारा यहाँ पे बैठ जाता है, जब उसको तुम शेक करोगे तब ये पूरा घुल के ऊपर आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा ऑयली लिक्विड, या फिर थोड़ा सा बोलते हैं स्लाइटली येलो की तरह वो शो करता है, ठीक है। Sometime it may look slightly yellow but not dark और strongly colored, मतलब वो सिर्फ लाइटिश येलो की तरह हल्का हल्का दिखता है, पूरी तरह वो कलर्ड फॉर्म में नहीं दिखता है, विदाउट कॉन्टामिनेशन और एयर एक्सपोजर, ठीक। सो एनिलीन डज नॉट हैव कंजुगेशन ड्यू टू एब्सॉर्ब विजिबल लाइट। एनिलीन कंजुगेशन नहीं करता, अच्छा क्यों नहीं करेगा, खुद ही बताओ भाई। जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या कहते हैं, किसमें, इन नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, वो किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने ही वो रिंग में इंटरैक्ट कर रहा है, वो अपने ही में रेजोनेंस वो स्लाइटली शो करता जा रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली इंटरैक्ट विद द बेंजीन रिंग बट दिस इंटरैक्शन इज वीक, ठीक है। वो जो बाहर से अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, एनिलीन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका लोन पेयर जो है वो बिजी है यहाँ पे रेजोनेंस में, इसी वजह से। बट दिस इंटरेक्शन इज वीक सो इट डज नॉट कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। इतनी बात क्लियर, पक्का ना, अच्छे से। जैसे आप लोग ने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो FeCl3 रहता है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो करता है, बस ये वैसे ही है लगभग, लेकिन इसका एनिलीन जो नाइट्रोजन है वो इंटरैक्ट ही नहीं करता है बाहर, तो इसकी वजह से वो कलर शो नहीं करता है, ठीक, पक्का।
बट इट इज स्टोर्ड इन एयर, अगर हम उसको एयर के फॉर्म में मतलब उसको ओपन कर दें फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, सो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम्स कलर्ड, तो वो ऑक्सीडाइज यानी बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा और क्या हो जाएगा, कलर की तरह एक्ट करने लगेगा। क्लियर, अच्छे समझ आया, पक्का ना? देखो बिल्कुल टफ नहीं है, तुमको खाली इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये पहले स्लाइटली येलो वो हल्का हल्का शो करता रहता है अगर वो कॉन्टेमिनेशन और एयर के उसमें रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। सो एनिलीन जो होता है वो कंजुगेशन डज नॉट हैव एनफ कंजुगेशन टू एब्सॉर्ब विजिबल लाइट, मतलब एनिलीन के पास इतना ज़्यादा कंजुगेशन नहीं होता है कि वो बाहर से वो नाइट्रोजन जो है उसके लोन पेयर किसी और के साथ इंटरेक्ट करके वो विजिबल लाइट की तरह वो ऐड कर सके, बस इतनी बात क्लियर, अच्छे समझ आया, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फ्रॉम इट्स ओर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन से भी उसके ओर से। अब कैसे, यहाँ से एक बात तुम लोग को ध्यान देनी है कि जैसे ऑप्शन नंबर इसका 1 है करेक्ट, ठीक है, Ag, चलो मैं डायरेक्ट Ag से ही बताता हूँ क्योंकि हमारे पास आयरन का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। अच्छा सबसे इजी एल्यूमिनियम का होता है, आपने बच्चों पढ़ा होगा उसमें क्लास 10th में भी देखा होगा कि हमारे पास बॉक्साइट और रहता है, क्या रहता है, Al2O3.XH2O हमारे पास रहता है कि नहीं रहता बॉक्साइट, और इसमें से हम लोग को एल्यूमिनियम मिलता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके, हाँ ठीक है। आयरन का भी हम लोग को पता है, आयरन का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और होता है, ठीक है। चलो ये सब बात की बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर, वो कैसे होता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग को कुछ नहीं करना होता, हम लोग यहाँ पे सिर्फ NaCN लेते हैं, KCN लेते हैं, बस बच्चों, ठीक है। Ag NaCN, ठीक है, या फिर KCN, O2 मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में थोड़ा सा ही रहता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो AgCN हम लोग को सोडियम सिल्वर अर्जेंटोसाइनाइड, मतलब सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड हम लोग ने पढ़ा है ना। हम लोग जब भी Ag का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग AgNO3 नहीं लेते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, क्योंककि ये फास्ट करता है और ये स्लो करता है, तो धीरे से अच्छी सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। कुछ ये बात ध्यान आया? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये कंपाउंड बनता है, NaOH निकल जाता है, फिर वापस से इसी कंपाउंड को हम लोग Zn के साथ ट्रीट कराते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे 0 हो गया, यानी रिडक्शन हो गया, सब्सिक्वेंट रिडक्शन। यहाँ पे देखो 0 था, यहाँ पे +1 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो दोनों ही शो कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये कंपाउंड बन जाएगा और इस तरह ये निकल जाएगा। पक्का अच्छे समझ आया? कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक? देखो कोई भी डाउट हो तो मैसेज करके थोड़ा सा पूछ लिया करो, तो कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी यानी हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जितने भी रहेंगे वो अधिकतर कैलकुलेशन वाले रहेंगे, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन लिखनी है बस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड्स A एंड B, अच्छा ठीक है, A एंड B दे रखा हुआ है एंड देयर मोल फ्रैक्शन, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने मोल फ्रैक्शन दे दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। द टोटल प्रेशर बिकम्स इतना एंड द मोल फ्रैक्शन आर चेंज, फिर इतने चेंज हो गए, ठीक है। A एंड B, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर के अप्रॉक्स हमें बताना है, जरूरी नहीं एकदम हमें परफेक्ट वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास लेट कर लेते हैं जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A है, ठीक, उसको हम लोग ले लेते हैं P0 A, ठीक है। यहां तो बहुत इजी, चलो मैं लिख के करता हूं। जो हमने P0 A को क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A माना, P0 B को हम लोग ने क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B माना। मोल फ्रैक्शन ऑफ A का हमें कितना दिया हुआ है 0.7, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ B का हमें कितना दिया हुआ है 0.3, एकदम परफेक्ट। और इसी का हमें टोटल कितना दे रखा हुआ है 350। अरे वाह, अब तो फॉर्मूला लग जाएगा, कैसे लगेगा, PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, ठीक। ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। अब हमें ये दोनों है तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात अच्छे से समझ आई ना बच्चों, पक्का, ठीक है। अब हम लेंगे वापस से दूसरी इक्वेशन, कैसे लेंगे, हमारे पास क्या कहते हैं, अब की बार हमें जो XA वापस से दूसरी बार दे रखा है वो 0.2 दे रखा था, XB जो दे रखा है वो 0.8 दे रखा हुआ है, ठीक। अब की बार जो PS दे रखा हुआ वो 410 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब की बार भी इक्वेशन बनेगी, इसका मतलब यहाँ पे 410 रखा जाएगा, यहाँ पे P0A रखा जाएगा,
एक्स ए की जगह हमारे पास 0.2 रखा जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग अब की बार पी नॉट बी रखेंगे और एक्स बी की जगह 0.8 रखेंगे। अब की बार बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1a और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी नॉट ए जो निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा 314, जो कि हमारे पास क्या है, आंसर है। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि हमारे पास जो पी नॉट बी भी आएगा वो हमारे पास आएगा 434। मैंने इसका आंसर आप लोग को बता दिया, आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करना। देखो सारी कैलकुलेशन मैं हमेशा से शुरुआत से करता हूं, अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि एक दो कैलकुलेशन मैं आप लोग के ऊपर भी छोड़ूं ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से भी कुछ सेल्फ ड्राइव करोगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अच्छा मास परसेंट दे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मास परसेंट है, इसका मतलब वो तो केजी में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन उसकी हमारे पास उसकी मोल यूनिट हो जाती है, मोल हमारे पास है। मोलैरिटी की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है, ऊपर हमारे पास रहेगा मोल, नीचे रहेगा हमारे पास लीटर, मोल पर लीटर हो जाएगा। पीपीएम भी होता है और मोलैरिटी भी होती है। अच्छा हमारे पास सारी होती हैं क्या, नहीं, इसमें से कुछ तो छूट रहा है जो कि नहीं होता है। वो हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे पास मास परसेंट रहेगा, मोल फ्रैक्शन रहेगा, मोलैरिटी रहेगा, पीपीएम रहेगा और मोलैलिटी रहेगा। यानी हम लोग ने क्या नहीं लिया है, हम लोग ने मोल को नहीं लिया है, ठीक है। क्योंकि ये जो है यूज टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये एक्सप्रेस द नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, ये एक्सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। मोल तो हमारे पास एक नंबर है, जो कि नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, जो कि हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। ये थोड़ी ना एक्सप्रेस करती है, तो एक नंबर है, ठीक। चलो समझ आया ना, आगे क्वेश्चन देखें, आओ चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शंस, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे आंसर नंबर 2 मतलब कहने का है सी और ई हमारे पास करेक्ट है, दो करेक्ट हैं। कौन से, सी और ई। अब कैसे करेक्ट है मैं बता देता हूँ। देखो फिजिक्स ऑप्शन सबको बहुत अच्छे से पता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पे मान लेते हैं कोई भी एयर यानी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं आ करके वो अटैच हो गए, ठीक है, अटैच हो गए। तो क्या इस डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर और पार्टिकल्स नहीं अटैच हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब हम लोग ने देखा है ना, मिट्टी की एक पूरी लेयर, पूरी मोटी लेयर बन जाती है अगर काफ़ी दिन तक सफाई ना करी जाए। तो इसका मतलब ये यूनिमोलिकुलर लेयर तो नहीं है, इसको हटा दो, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। भाई यहाँ पे किस बात की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि लेयर तो अपने आप एब्जॉर्ब हो रही है ना। हमें तो यहाँ पे तो वीक वंडर वॉल फोर्स रहेगा। मतलब कहने का है हम लोग ने ज़रा सी एनर्जी देंगे वो धूल हट जाएगी, और ज़रा से अपने आप वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब कहने का है कि यहाँ पे नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, ये भी बात सही है, ठीक है। इट रिजल्ट्स यूनिमोलिकुलर लेयर, ये भी फॉल्स है। अच्छा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर भाई कैसे हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी तो यूज़ नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई, ये भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ जाहिर सी बात है अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले तो वो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इसका मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, यानी उसमें से क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। अगर हीट रिलीज हो रही, अब की बार अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रिएक्शन कैसे भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब वो कैसे हो जाएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू हो जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं कि फिजियोसॉर्प्शन होता क्या है। फिजियोसॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन वेयर एयर, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल एडhere टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्स, नॉट केमिकल बॉन्ड, ठीक है। Which means molecule are not just physically held on the surface like dust on the table, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो हमारे पास जो फिजियोसॉर्प्शन है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिलीज हीट करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, परफेक्ट अच्छे से। इन दिस वीक वंडर वॉल फोर्स आर हेल्ड विच डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, उनको एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sum of pi bond present in peroxo disulfuric acid and pyrosulfuric acid। अच्छा यहाँ पे ये कैसे बन रहा होगा, और चलो मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, पहले आप लोग को सल्फ्यूरिक एसिड बनाना आता है ना, यानी H2SO4 कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। बस खाली इसको हटा दो, यहाँ से हमने हटा दिया, और हमने क्या किया, हमने वापस से वही पूरा कंपाउंड जोड़ दिया सल्फ्यूरिक एसिड वाला, S डबल बॉन्ड O OH। इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बस खाली क्या करना है, यहाँ से एक H हटा करके पूरा यही कंपाउंड जो इधर जोड़ देना, इसको पर बोल, ठीक है। अब यहाँ से
पर अगर हमने लेना है पर ऑक्सो वाला तो यहाँ से ये हटाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक और ऑक्सीजन इस तरह ला दो बस। यहाँ पे पर ऑक्सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला है ना, इसीलिए पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इस तरह फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने वो देखते हैं। देखो पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, बस बात खत्म। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितने हो गए, 8 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें क्या पर ऑक्सो डाई से पायरो से कोई फर्क पड़ा? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो हमको देखना पड़ा। तो सल्फ्यूरिक एसिड वैसे भी दो डबल बॉन्ड बना ही रहे हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या कैसे बन रहा है, तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं और चलो जल्दी से। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5, द pH, ठीक है, हमारे पास इतना दे रखा है कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन का नियरेस्ट इंटीजर, और हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला उसने दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को थोड़ा सा, अच्छा एक बात तो, लैक्टिक एसिड क्या ये वीक एसिड है? बिल्कुल वीक एसिड है। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल है, क्योंकि कैल्शियम है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास लैक्टिक एसिड है, ये हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करेगा ना। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, एसिटेट एसिड होता है, तो यहाँ पे इसके पास 2 आ जाएगा, कैल्शियम इधर आ जाएगा, पक्का ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो वो कैल्शियम एसिटेट था तो यहाँ पे कैल्शियम लैक्टेट बन जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम लैक्टेट हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इसका 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास अगर लैक्टेट हमारे पास यहाँ पे 2 हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा। अच्छा, हमारे पास इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ pKw। अच्छा हमारे पास 14 होता है, तो तुम इसको चाहो तो डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाता है, इसके pKa की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास 5 दे रखी है। देखो pKa ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, लॉग सी यानी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, ये लॉग, और ये हमारे पास 0.005 जो कि हमारे पास इंटू 2 हो जाएगा। इंटू 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास डबल हो रहा है कैल्शियम लैक्टेट के फॉर्म में। अच्छे समझ आए, देखो भाई हमारे पास कैल्शियम है प्लस हमारे पास लैक्टेट, ये एसिड है, ये 2+ वाला ये आयन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम रहेगा, ये हमारे पास इस तरह लैक्टेट ये डबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास इस तरह का, क्योंकि अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम 2+ रहेगा जो कि 2 कैल्शियम, और हमारे पास एक लैक्टेट आयन हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आए यहाँ तक। तो इसीलिए हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 85 हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा, जो कि इसको सॉल्व करने पे 8.5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। अच्छा, मोनोक्लोरो का मतलब क्या है, यानी सिर्फ एक क्लोरीन है, क्या ऐसा है? इसका मतलब अगर हमारे पास जैसे CH4 था, अगर हम इसको Cl2 से ट्रीट करा रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे CH3Cl बन रहा था। अच्छा, क्या ऐसे ही हो रहा था, एक H निकल रहा था, एक Cl निकल रहा था, यानी प्लस HCl निकला। हाँ, आगे जा करके फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही थी CCl4, लेकिन अभी मोनोक्लोरोमेटिव है तो हम लोग सिर्फ इसी को देख रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक Cl हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2,2 5,5, पहले टेट्रामिथाइल हेक्सेन, पहले हेक्सेन बनाओ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2,2 2,2, ठीक है, 5,5 5,5 टेट्रामिथाइल हो गया, टेट्रामिथाइल यानी CH3। देखो हमें जिस चीज़ की चलो ज़रूरत तो फिलहाल सभी की है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब हमको मोनोक्लोरोमेटिव डेरिवेटिव बनाना है, तो पहला एक H तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पहला एक H यहाँ से निकला तो यहाँ पे हम लोग को जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, अच्छा क्या हम लोग यहाँ से भी वही चीज़ कर सकते हैं? भाई कैसे करोगे, दोनों ही देखो सेम है, यहाँ से वही करें, हाँ दोनों ही वही सेम है। अरे यहाँ से एक CH2 लगाओगे, एक Cl यहाँ पे लगाओगे तो बात तो वही हो रही है, तो चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, है तो सब बात वही। यानी इसका मतलब ये जो CH3 है ये सिर्फ एक Cl को कवर कर पाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है बाकी सब सेम है एकदम। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पहला निकला। ठीक, दूसरा हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन बच रही है, एक ये बच रही है और एक ये बच रही है। ठीक, इसका मतलब अब मैं यहाँ से एक H को हटा करके अगर मैं यहाँ पे एक Cl को लगा दूँ इस तरह, यहाँ पे इस तरह, अब इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला H हटा दूंगा, तब भी तो ये प्रॉपर्टी से मुझे, इसका मतलब ये 2 देना चाहिए।
ठीक, इसका मतलब 2 Cl निकलने चाहिए। यहाँ पे 3 कहाँ से आ रहे हैं? 3 ऐसे आ रहे बच्चों, तुम यहाँ से तुम थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से देखो, यहाँ पे कह रहा है आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब है क्या यहाँ पे कोई अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या शो कर रहा है, ऐसा कुछ है, यानी उसके आइसोमर्स बन रहे हैं क्या, उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो रहे हैं क्या, उसका फॉर्मूला सेम है क्या, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ पे इसको मैं इस तरह बनाऊँ, जैसे यहाँ से मैंने इसको एक H हटाया और मैंने यहाँ पे इसको एक और H लगा दिया। अब देखो ये कायरल कार्बन है, नहीं इसके साथ 2 H जोड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला कायरल कार्बन है क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक H है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है। ठीक, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, इसीलिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाऊं, तुमको मैं यहाँ पे इस तरह दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था, हमारे पास कितने कार्बन थे इधर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ना, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे CH2 जुड़ चुका है, एक Cl लग चुका है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे हमारे पास अगर इसका इस तरह प्लेन बनाऊँ H और इसका इस तरह मतलब इसको एक वेज में बनाऊँ, एक डैश में बनाऊँ तो एक Cl। अब वैसे ही इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ऊपर हमारे पास इस तरह आ जाएगा Cl और नीचे इस तरह डैश में आ जाएगा, यानी इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहे हैं आइसोमर्स, तो एक यहाँ से भी निकल सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वरना क्या लगता है जेई वाले इतना आसान पेपर देंगे कि भाई वो क्या करो क्लोरीनेशन कर दो, मिथाइल से H निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बहुत से बच्चों ने 2 लगाया होगा और कुछ बच्चों ने 3 लगाया होगा। ठीक, पक्का, अच्छे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग वेलाइन और प्रोलाइन। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब समझते हो बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा क्या कहते हैं 2 एमिनो एसिड को लेकर बनता है। और मैं थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 8 मतलब इसका आंसर नंबर 8 होगा कि इसमें 8 बनेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो भी तो बच्चों को पता होना चाहिए। देखो जैसे हमारे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे CH2, इसके साथ लगा हुआ है COOH और यहाँ पे लगा होता है NH2। एमिनो एसिड कैसे बनता है, एमिनो एसिड भी बता दें। एमिनो एसिड हमेशा ऐसे बनता है, जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे लगा होता है NH2। अगर मेन एमिनो एसिड देखते हैं तो यहाँ पे R लगा होता है, लेकिन R को हटा करके हमारे पास H लगता है, इसीलिए ग्लाइसिन। अब की बार हमने क्या किया, ग्लाइसिन के 2 स्ट्रक्चर्स ले लिए, सिर्फ कुछ नहीं करना होता, NH2 का H, COOH का OH को हटाओ, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इस तरह क्या हो रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अब की बार बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ एक H आ रहा है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे अब की बार मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया, COH को कर दिया, NH2 ओपन कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल हटाया, देखो हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है। ठीक, अच्छे से समझ आए। अब ये कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक, और बॉन्ड कैसा है, अमाइड टाइप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग बोलते हैं अमाइड, तो यहाँ पे अमाइड टाइप का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, लिंक 2 एमिनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन चेन है ये पूरी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन की चेन बनती है, तो ये बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का निकलना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे, वो हम लोग देखेंगे इस तरह बच्चों कि हमारे पास एक भाई देखो, अब यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कैसे कितने बन रहे होंगे हमको कैसे पता, लेकिन यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड कह रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे होंगे, इसका मतलब हमारे पास 3 एमिनो एसिड होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले वेलाइन वेलाइन और वेलाइन चल रहा होगा। ठीक, एक हो गया, ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास क्या चल रहा होगा बच्चों, दूसरा हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे ही वेलाइन चल रहा होगा, वेलाइन चल रहा होगा और प्रोलाइन चल रहा होगा। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, तीसरा हम लोग वेलाइन ले सकते हैं, प्रोलाइन ले सकते हैं, प्रोलाइन ले सकते हैं, तीसरा चल रहा होगा। चौथा हमारे पास क्या चल रहा होगा, प्रो चल रहा होगा, प्रो चल रहा होगा, प्रोलाइन चल रहा होगा, प्रोलाइन चल रहा होगा, ये ले सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग अब की बार चेंज कर देते हैं पोजीशन, अब की बार हम लोग प्रोलाइन ले लेते हैं, वेलाइन ले लेते हैं, प्रोलाइन ले लेते हैं, अब की बार ये कर लेते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही हमारे पास करते करते टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, टोटल ऑफ 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास इस तरह पॉसिबल हो जाएंगे। इन लोग को हम मिलाते मिलाते आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग करते जाएंगे। ठीक, अच्छे समझ आया, पक्का। अब तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया, तो हम लोग ने पेपर फिनिश कर दिया है। जेईई मेंस का 2023 का क्वेश्चन पेपर था, शिफ्ट 2 का था, जो कि 2023 का था, और
डेट कौन सी थी 24 जन। हम लोग ने यहाँ पेपर फिनिश कर दिया, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर देखेंगे 2023 का, जो कि शिफ्ट 1 करेगा। इस टाइप क्लियर पक्का। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग की क्लैरिटी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और मजबूत होते जाए।